हेलो स्टूडेंट्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन और डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। एंड आज के सेशन में आपको एक अच्छी बात ये बता देता हूं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, चाहे हिंदू करें या इंडियन एक्सप्रेस करें, आज के दोनों न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा ओवरलैप है। तो आई कुड हार्डली फाइंड वन न्यूज जो इंडियन एक्सप्रेस में डिफरेंट थी और उसको एग्जाम पर्पज के लिए कवर करना भी इंपॉर्टेंट था। तो देर इज वन न्यूज जो हम इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं, बाकी की जो न्यूज आपके हिंदू में आई है वो सेम टू सेम न्यूज आपके इंडियन एक्सप्रेस में कवर हुई है। एंड आपके कुछ सजेशंस हमें मिल रहे हैं। अगेन थैंक यू ऑल जो हमें फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कमेंट बॉक्सेस के अंदर में। सो सम ऑफ यू हैव सजेस्टेड कि यू वांट कि हम इंडियन एक्सप्रेस को हमारा प्राइमरी न्यूज़पेपर रखें, जिसके अंदर में जो न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में कवर है, हिंदू में कवर है, वी ट्राई टू कवर इट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडियन एक्सप्रेस का एक्सेस इजीली मिल जाता है, सो दे प्रेफर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस एंड दे वुड वांट कि इनिशियली वी स्टार्ट विद दिस। तो वी हैव टेकन योर सजेशन। इन केस सम ऑफ यू हैव सम अदर सजेशन कि भाई नहीं सर, हिंदू को ही प्राइमरी रखे बिकॉज मेजॉरिटी है, तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल इज कि आप आपके जो कमेंट बॉक्स है इसका वीडियो का, इसके अंदर में अगर आप हिंदू पढ़ते हैं तो हिंदू लिखिए, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस लिखिए। इफ यू आर रीडिंग सम अदर न्यूज़पेपर तो आप वो लिखिए। और इन केस आप कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं और सिर्फ ये न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं तो आप न्यूज एनालिसिस लिखिएगा। एनए मत लिख देना, नॉट अवेलेबल मत लिख देना, आप न्यूज एनालिसिस लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम हमारा प्राइमरी सोर्स कौन से न्यूज़पेपर को रखें। ओके और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को करने के लिए, सो दैट हमें ये हमेशा आइडिया रहे कि आपके लिए ज्यादा यूजफुल कौन सा न्यूज़पेपर रहता है। ठीक है, तो चलिए इस सजेशन के साथ में मैं आज का न्यूज एनालिसिस स्टार्ट करता हूं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे तो आई वुड बी एबल टू रीड इट एंड अकॉर्डिंगली हम बाद में भी कर सकते हैं, मैं बाद में पढ़ के नेक्स्ट सेशन में उसी अकॉर्डिंगली हम न्यूज़पेपर को प्राइमरी न्यूज़पेपर उसे रखेंगे जिसमें जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस। तो पहले हम हिंदू न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं और आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके दोनों न्यूज़पेपर पे आई है फ्रंट पेज पे, उसके अंदर में इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट इन ईरान। तो जैसे कि आप न्यूज़पेपर में रीड कर रहे हो थोड़े टाइम से कि ईरान के अंदर में पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ईरान के अंदर में पब्लिक प्रोटेस्ट का प्राइमरी रीजन है, जो भी ज्यादातर कंट्रीज में प्रोटेस्ट का रीजन होता है, कि वहां पे अभी क्या है, इन्फ्लेशन जो है, अभी क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो आपके बहुत हाई स्केल पे, इट इज एट अ वेरी हाई लेवल। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। कि यूजुअली जो प्राइसेस हैं, जो जो डिफरेंट कॉस्ट होती है, प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, अब वो विदाउट एनी वैल्यू एडिशन इंक्रीज हो रही है। ऐसे समझिए कि कल अगर आप पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपीज का बाय कर रहे थे, तो आज ऑटोमेटिकली वो ही पार्ले जी का बिस्किट 50 रुपीज का हो चुका है और आपके वेजेस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। ओके, तो वेजेस आपकी वही है, आपकी जो सैलरीज हैं, आपकी जो इनकम है वो सेम है, बट जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो गई हैं। एंड द रीजन व्हाई देयर इज अ इन्फ्लेशन इन ईरान इज बिकॉज ईरान इज फेसिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस राइट नाउ। ईरान क्या है, वर्ल्ड ओवर यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं। व्हाई दे हैव इंपोज इकोनॉमिक सैंक्शंस? सो सम ऑफ यू माइट नो दिस कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहा है। ऑल्दो ईरान ये क्लेम कर रहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज फॉर पीसफुल पर्पसेस, बट जो वर्ल्ड है और वी एवरीवन नोज दिस कि इसका मेन फोकस यहां पे न्यूक्लियर वेपन बनाने का है, ना कि सिविल न्यूक्लियर को यूज करने के लिए। और इस वजह से यूएस और बाकी कंट्रीज ने, इजराइल ने रिक्वेस्ट करा यूएन को कि आप इनके ऊपर पे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज करिए। तो बिकॉज ईरान के ऊपर पे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज हैं, इसलिए ईरान की जो कंपनीज हैं, ईरान के जो जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे या कर ही नहीं पा रहे हैं। देयर इज हार्डली एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और इस वजह से ईरान की जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेट हो चुकी है, वहां पे इन्फ्लेशन इसलिए इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट में जो ईरान की पॉपुलेशन है वो स्ट्रीट पे आ चुकी है एंड दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर 2-3 डेज। तो धीरे धीरे जो पब्लिक का गुस्सा है वो बढ़ता है और धीरे धीरे एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट क्या होता है, एक वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ कहां हुआ है, ऐसा ही कुछ ईरान के स्ट्रीट्स पे भी हो रहा है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो
एक पर्सन है इस दुनिया के अंदर में, इस वर्ल्ड में एक पर्सन है जिसको हमेशा न्यूज में रहना है, एंड ही डज नॉट केयर कि इफ इट इज फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन। और यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि आप चलो, आप प्रोटेस्ट करो एंड यूएस आपकी मदद के लिए आ जाएगा, आपको बचाने के लिए आ जाएगा अगर ईरानियंस के अगेंस्ट में कुछ भी होता है। यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट डायरेक्टली ईरान को यह थ्रेट दे रहे हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में आपने कोई एक्शन लिया तो यूएस वुड आल्सो गेट इन्वॉल्व इन योर इंटरनल मैटर। तो आप ये समझिए कि अगर इंडिया में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है और चाइना स्टार्ट सेइंग कि ठीक है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, हम आपके साथ, चाइना खड़ा हुआ है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करती है तो हम आपके सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी सॉवरेन कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि एक फॉरेन कंट्री यहां पे ये थ्रेट दे रही है या ये शो कर रही है कि वो ईरानियन पॉपुलेशन के साथ में खड़ी है, दोज पर्संस जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान के अगेंस्ट में। एंड इट इज नॉट जस्ट यूएस के अलावा इजराइल जो है उसने भी सेम टाइप ऑफ एश्योरेंस दी है ईरानियन पब्लिक को कि दे आर स्टैंडिंग विद द ईरानियन पीपल, कि अगर वहां पे ईरानियन गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेती है सो दे आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ईरानियन गवर्नमेंट। और इसी तरीके से ये इश्यू जो है वहां पे रेस करा जा रहा है। और इन सबको समझने के लिए जो अभी प्रोटेस्ट का मैंने आपको कंटेक्स्ट समझा है, इसको अगर हमें समझना है तो हमें ईरान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ओके, और ईरान की हिस्ट्री को समझने के लिए आपको सिर्फ एक इवेंट समझ में आना चाहिए, एंड दैट इवेंट इज द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान। जैसे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए हमें फ्रीडम स्ट्रगल को समझना पड़ता है, 1947 1950 हमारे लिए इंपॉर्टेंट ईयर है, ऐसे ही ईरान की हिस्ट्री को, ईरान का जो टर्न हुआ है इजराइल और यूएस क्यों ईरान से क्यों ईरान से के आर्च एनिमी है, क्यों वहां पे हमेशा इस तरह से कंफ्लिक्ट का माहौल रहता है, उसकी जो जियोपॉलिटिक्स है वो करंटली कैसे इवॉल्व हुई है, उन सबको समझने के लिए आपको 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन समझना है। ओके, तो 1979 से पहले क्या था ईरान में और उसके बाद क्या हुआ। तो 1979 से आपको समझना यह है कि बिफोर 1979 जो ईरान था वो एक नॉट इस्लामिक, इट वाज अ मोनार्की और इट वाज यूएस बैक्ड। तो जैसे कि किसी भी 70s 80s में 1970s 80s में एक चीज बहुत क्लियर थी कि जहां पर भी ऑयल होगा वहां पे यूएस इंटरफेयर करेगा, बिकॉज यूएस वाज वेरी क्लियर कि उसकी एनर्जी डिमांड्स हैं और वो ऑयल के बिना फुलफिल नहीं हो सकती हैं। एंड यूएस डिड नॉट केयर अबाउट डेमोक्रेसी एट ऑल, वो आज भी नहीं केयर करता है, तब भी नहीं करता था, और वो सिर्फ शो करने के लिए वी फेवर डेमोक्रेसी इसलिए हम यहां इंटरफेयर कर रहे हैं, बट देयर प्राइमरी गोल और द ओनली गोल वॉज टू गेट कंट्रोल ऑफ द ऑयल ऑफ अ कंट्री। तो वहां पर भी दे डिड नॉट केयर कि वहां पे मोनार्की है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, एज लॉन्ग एज वहां की जो मोनार्की है इट इज फेवरेबल टू द यूएस कंपनीज। तो यूएस की जो कंपनीज थी, जितना भी ईरान का जो ऑयल ट्रेड है, ऑयल मार्केट है, ऑयल के वेल्स हैं, दोज ऑल ऑफ दोज वर रन बाय द यूएस कंपनीज ओनली। और इस वजह से जो यूएस की गवर्नमेंट थी इट वाज इन फुल सपोर्ट ऑफ द मोनार्की। लेकिन जो मोनार्की थी इट वाज वेरी अनपॉपुलर विद द कॉमन पब्लिक। ऐसा नहीं था कि कॉमन पब्लिक को कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, बिकॉज वहां पे ऑयल था, इस वजह से जो कॉमन पब्लिक थी इट वाज वेरी प्रॉस्परस। बट एट द सेम टाइम जो कोई भी पब्लिक होती है उसको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए होती है, उसको कुछ फ्रीडम्स भी चाहिए होते हैं। और मोनार्की के अंदर में एक चीज जो आपको नहीं मिलती है वो है फ्रीडम, स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आज भी आप देख सकते हो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आपके जो मोनार्की है, डिक्टेटरशिप्स हैं, लाइक यूएई कंट्री को आप देख लीजिए, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, ऑल ऑफ दीज आर मोनार्कियल डिक्टेटरशिप्स। रशिया आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया आप देख लीजिए। तो वहां पे व्हाट वन थिंग इज मिसिंग इज, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ कोरिया, वहां तो इकोनॉमिक क्या बोलेंगे कि प्रोग्रेस भी मिसिंग है, बट वहां पर आप देखोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मिसिंग। और जब भी आप पब्लिक को दबाओगे, बोलने की आजादी नहीं दोगे, तो पब्लिक वहां प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेगी।
अब यहां पे ये अलग बात है कि यूके आपके जो सऊदी अरेबिया है या मिडिल ईस्ट के बाकी की डिक्टेटरशिप्स हैं, वहां पे इतना ज्यादा जो मोनार्की वो पावरफुल है कि वो इस टाइप के प्रोटेस्ट को अलाउ होने नहीं देती है। बट कई बार ऐसा चांस हो सकता है कि इस टाइप के प्रोटेस्ट को थोड़ा सा फ्यूल मिल सके और फिर वो गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सके। ऐसा ही आपको कभी टाइम मिले तो आपको 2011 में अरब स्प्रिंग करके एक इवेंट हुआ था, जिसमें जो डिफरेंट अरेबियन कंट्रीज थी, आपकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी, वहां पे जो मोनार्की है उनको रिमूव करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने का एक पूरा फेज चला था। तो वहां पे भी आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जब तक किसी मोनार्की में है तब तक तो पब्लिक शांत है, बट जैसे ही किसी मोनार्की में, किसी डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिमूव हो जाती है तो फिर वहां पे जो पब्लिक होती है वो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ जाती है। ओके, और ऐसा ही कुछ ईरान के अंदर में भी होना स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1979। तो यहां पे जो मोनार्की है, इट वाज बिकमिंग टाइम टू टाइम, विद टाइम इट वाज बिकमिंग अनपॉपुलर विद द पब्लिक। और उसी टाइम में वहां पे जो ईरान के अंदर में और ईरान के बाहर भी जो इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव्स थे वो भी बहुत पॉपुलर हो रहे थे, एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट द मोनार्की। Why they were against the monarchy? Because monarchy वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस था, और वहां की जो मोनार्की थी उसको इसमें कोई इश्यू नहीं था। लेकिन जो इस्लामिक कंजर्वेटिव्स थे, जो एक इस्लामिक गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, वहां पे वो शरीयत लॉ लगाना चाहते थे, दे वर अगेंस्ट द मोनार्की। तो 1979 में एक ऐसा कॉकटेल हुआ कि जिस वजह से जो कॉमन पब्लिक है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, बिकॉज ऑफ मोर लिबरल पॉलिसी, दे केम ऑन द स्ट्रीट। एट द सेम टाइम जो इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव्स थे वो भी स्ट्रीट पे आ गए। एंड व्हाट इट वाज कि 1979 में जो एक स्मॉल स्केल का प्रोटेस्ट था, इट बिकेम अ इस्लामिक रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन। एंड यहां पे जो आपके ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो गया। फ्रॉम अ मोनार्की इट बिकेम अ इस्लामिक रिपब्लिक, इट बिकेम अ इस्लामिक रिपब्लिक। एंड जो नई लीडरशिप निकल के आई, दे डिक्लेयर्ड वन थिंग कि अभी तक जो कुछ भी ईरान में गलत हो रहा था, देयर आर टू कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक तो है इसके अंदर में यूएस, जिसको सेटन बोला गया, सेटन शैतान बोला गया यूएस को, और दूसरी है इजराइल, जिसको उन्होंने लिटिल सेटन बोला, यानी छोटा शैतान। तो यहां पे इजराइल का, ईरान का जो फॉर्मेशन हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में, जो एक नया ईरान बना, इट वाज बेस्ड ऑन दिस थॉट कि अभी तक जो भी गलत हुआ है उनके साथ में, उसके लिए दो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, वन इज यूएस एंड द सेकेंड इज इजराइल। एंड उसके बाद ईरान ने यूएस और इजराइल दोनों के साथ में अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शन जो है उनको कट कर दिया, कट कर दिया। ऑल द यूएस कंपनीज विच वर फंक्शनिंग इन ईरान, इन द ऑयल सेक्टर, उन सबको वहां से जाने के लिए बोला गया, और वहां से ईरान से टोटली जो यूएस का डोमिनेंस था उसको पूरा एंड कर दिया। ओके, तो 1979 वाज द टर्निंग पॉइंट। और इसके बाद में ईरान ने धीरे धीरे इजराइल के अगेंस्ट में, यूएस के अगेंस्ट में कोवर्ट एक्शंस करना स्टार्ट कर दिया। ईरान की लीडरशिप को ये अच्छे से पता था कि यूएस और इजराइल को फुल ऑन वॉर में, फ्रंटल वॉर के अंदर में, आमने सामने के वॉर में हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने क्या डिसाइड करा कि आई एम गोइंग टू यूज प्रॉक्सी वॉर्स, आई एम गोइंग टू रेज अ प्रॉक्सी वॉर करूंगा, विच मींस कि मैं अलग अलग ग्रुप्स को यूएस इजराइल के अगेंस्ट में स्टैंड करूंगा, खड़ा करूंगा, और उसके बाद उनके सपोर्ट करते हुए यूएस और इजराइल को वीकन करूंगा। और इसलिए आप देख सकते हो कि जितना भी इजराइल के आसपास, इजराइल के जितने भी आसपास रिबेल ग्रुप्स हैं, जैसे कि चाहे मैं यहां पे आपके हमास का ही नाम यूज कर लूं, जो गाजा के अंदर में एक्टिव है, इट इज अ ग्रुप विच इज सपोर्टेड बाय नन अदर देन ईरान ओनली। इसके अलावा हुतीज एक ग्रुप है यमन के अंदर में, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ईरान ओनली। और लेबनान के अंदर में हिजबुल्ला करके ग्रुप है, हिजबुल्ला करके ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ईरान ओनली। तो यहां पे ईरान जो है उसने ये तो देख लिया कि भाई मैं डायरेक्टली तो फाइट नहीं कर सकता हूं, बट मैं उनको ऐसे शांत भी नहीं रहने दूंगा, मैं उनके अगेंस्ट में इस तरीके से एक्शन करता रहूंगा। एंड अगर आप हमास के बारे में जानते हैं कि अभी जो 2023 से इजराइल और गाजा में इशू चल रहा है, दैट इज बीन डन बाय हमास ओनली।
और इजराइल ने 23 के बाद में 24 में ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो हमास को भी डिस्ट्रॉय करेगा, और जो हमास के फंडर्स हैं, जो हमास को यहां पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट कंट्री ऑल्सो। तो 2025 बिकेम द फर्स्ट टाइम, 2025 वाज द फर्स्ट टाइम जब ईरान और इजराइल ने फर्स्ट टाइम एक बैटलफील्ड पे वॉर लड़ा हो। तो आपका 2025 में आप सोचिए 79 में रेवोल्यूशन हुआ था, 2025 वाज द फर्स्ट टाइम जब ईरान और इजराइल ने पहली बार कोई वॉर करा हो, और उस वॉर का नाम क्या रखा गया है, अब उस वॉर को बोला जा रहा है 12 डे वॉर, एंड एज अ नेम सजेस्ट इट इज कॉल्ड एज 12 डे वॉर बिकॉज करीब करीब 12 दिन के बीच में लड़ाई हुई थी। एंड नॉट जस्ट ईरान एंड इजराइल बट इवन यूएस वाज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वॉर। ओके, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली कहेंगे, वहां पे उसने बॉम्बिंग ही करी है यूएस ने, जो ईरान के डिफरेंट न्यूक्लियर साइट्स थी वहां पे। लेकिन पहली बार हिस्ट्री के अंदर में, ईरान की हिस्ट्री में, ईरान ने किसी कंट्री के साथ इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में स्पेसिफिकली कोई वॉर यहां पे फॉट किया था, एंड इट वाज डन विद इजराइल। और उसी पर्टिकुलर वॉर का ये एक साइड आउटकम है कि अभी करंटली वहां पे इकोनॉमिक हैराकिरी हो रही है, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और पब्लिक जो है वो स्ट्रीट पे आई हुई है। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू द करंट सिचुएशन ऑफ ईरान। ओके, तो अगर हम यहां पे देखते हैं कि अगर ईरान का और यूएस का रिलेशनशिप अब हम अगर देखें तो 1979 से तो सब कुछ हंकी डोरी था, बट 1979 के बाद में वहां पे इश्यू स्टार्ट हुए, एंड वन ऑफ द थिंग विच क्राइसिस व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग 1979 वाज कि वहां पे जो पब्लिक थी उसने सबसे पहले क्या करा, जो यूएस गवर्नमेंट का सिंबल था वहां पे, यूएस एम्बेसी, उसको जाके वहां पे उन्होंने घेर लिया, और वहां पे जो एम्बेसी के अंदर में लोग थे उनको हॉस्टेज बना दिया, एंड फाइनली यूएस को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू एक प्रॉपर हॉस्टेज क्राइसिस फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से यूएस और ईरान के जो रिलेशंस थे वो और भी ज्यादा खराब हो गए। और फिर क्या करा, यूएस ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए एंड कंटेनमेंट एंड आइसोलेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। कंटेनमेंट का मतलब हो गया कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उसको कंटेन करना है इनसाइड ईरान ओनली, एंड उसको आइसोलेट करना है वर्ल्ड ओवर में। ओके, तो ये उन्होंने पहला उसमें टारगेट रखा। सेकेंड इज वहां पे न्यूक्लियर इश्यूज और सैंक्शंस की बात हुई, तो यहां पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जब इंटेंसिफाई हुआ, तो ये सब स्टोरी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बस ये स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूं। तो यहां पे यूएस और उसके एलाइज ने उसकी स्क्रूटनी को इंक्रीज कर दिया। एक्यूशन ये हुआ कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहा है इन द गाइज ऑफ प्रोड्यूसिंग सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एंड देन फाइनली 2008 was the year जब यूएस ने थ्रू यूएन एंड ऑब्वियसली इजराइल ने भी इसको सपोर्ट करा, उसने यूएस ने यूएन के थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर दिए ईरान के ऊपर पे, स्पेशली टारगेटिंग ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड बैंकिंग। ओके, तो ऑयल एक्सपोर्ट्स और बैंकिंग के सेक्टर को उन्होंने पूरा का पूरा क्या करा, फ्रीज करवा दिया। इससे क्या हुआ कि अगर आपका बैंकिंग फ्रीज है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं कर सकते हो, एंड ऐसा ही कुछ ईरान के अंदर में भी हुआ। लेकिन फिर 2015 में जब बराक ओबामा बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ही डिसाइडेड कि यहां पे इस तरीके से सैंक्शंस लगाने से कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बिकॉज ईरान इज स्टिल एबल टू कंटिन्यू विद इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। चाहे उसका स्केल रिड्यूस हो गया हो, उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है, बट इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद इट्स ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और आज नहीं तो कल वो न्यूक्लियर वेपन बना ही लेगा। तो इसकी बजाय उन्होंने कहा कि रेदर देन यूजिंग सैंक्शंस हमें यहां डिप्लोमेसी यूज करनी चाहिए, और 2015 में दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो वहां पे एक बहुत फेमस एग्रीमेंट करा ईरान और यूएस ने और बाकी कंट्रीज ने मिलकर, जिसको बोलते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें P5+1 एंड ईरान, इन सब ने मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा। ओके, इस एग्रीमेंट को साइन करा, एंड विच बेसिकली मेंट कि यहां पे जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर पे उनको रिमूव कर दिया जाएगा इन एक्सचेंज की ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टॉल कर दे। तो ईरान अगर अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम स्टॉल कर देता है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करता है, तो जितने भी ईरान के ऊपर पे सैंक्शंस हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। सो दिस वाज एन एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड इन 2015 बिटवीन P5+1 एंड योर ईरान। अब यहां पे P5+1 क्या है, ठीक है, परमानेंट 5 यहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हो गए, +1 में यहां जर्मनी था।
ओके, +1 में यहां जर्मनी था। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कि जो मैं परमानेंट 5 मेंबर्स बता रहा हूं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, ये परमानेंट 5 मेंबर्स कौन से हैं। तो कमेंट करें आप इसके अंदर में, तो आई लुक एट योर आंसर्स ऑल्सो। ओके, तो यहां पे JCPOA साइन हुआ और एक बार का ये लगा कि जो ईरान यूएस की हॉस्टिलिटी है, ईरान इजराइल की हॉस्टिलिटी है, इनको यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है। यहां पे पॉसिबली अब फ्यूचर के अंदर में फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन उसी टाइम में, वही वो टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप डिसाइडेड टू कंटेस्ट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और उन्होंने पहली जो एक प्रॉमिस करी थी, द प्रॉमिस वाज कि वो ये जो JCPOA है, इस JCPOA को एंड कर देंगे, या फिर एटलीस्ट they would again impose, US would impose unilateral sanctions against Iran। यूएन के अगेंस्ट में, ईरान के अगेंस्ट में यूएस जो है वो यूनिलेटरल सैंक्शंस लगा देगा। और JCPOA एक बुरा बेकार डील है और इसको करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज ईरान इसके बाद में भी कंटिन्यू इस चीज को कर रहा है। ओके, तो 2015 में जब ये डील हुई थी तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक था कि शायद आगे जाके बेटर हो। लेकिन यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये डिसीजन दिया 2018 के अंदर में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही क्या करा, यूएस को विड्रॉ करा दिया। ओके, यूएस को विड्रॉ कराने का मतलब यह है कि JCPOA जो है आपका, वो तो अभी भी इंप्लीमेंट हो रहा है, बट यूएस उसे नहीं मान रहा है। यानी इसका मतलब यह था कि यूएन के सैंक्शंस तो नहीं लग रहे, यूएन के सैंक्शन नहीं लग रहे, बाकी कंट्रीज के सैंक्शन नहीं लग रहे, बट यूएस जो है, यूएस ने अपने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो सैंक्शंस रीइंपोज कर दिए यूएस ने। अब आपको यहां पे समझना यह है कि जब यूएस कहीं पे सैंक्शंस रीइंपोज करता है तो यूएस का इंटरनेशनल इकोनॉमी पे इतना बड़ा डोमिनेंस है कि अगर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया तो इट इज लाइक कि सारे कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए। क्योंकि अगर यूएस सैंक्शंस लगाता है तो उसके बाद में अगर कोई भी कंट्री उस कंट्री के साथ, ईरान के साथ में ट्रेड करेगा, तो यूएस की जो कंपनी है, यूएस के बैंक्स हैं, वो उस कंट्री के साथ में, उस कंपनी के साथ में भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी कंट्री यूएस के सैंक्शन के अगेंस्ट में जाके कोई एक्शन नहीं लेता, विच सिंपली मींस कि ईरान का जो इकोनॉमी है वो वापस से स्टैग्नेट होना स्टार्ट हो गया, वापस से वहां पे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। एंड इस वजह से ईरान ने क्या डिसाइड करा कि ईरान वुड अगेन स्टार्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और यहां से जो रिलेशंस है वो खराब होना और भी स्टार्ट हुए। अब 2018 में जब ये हुआ, उसके बाद में भी बहुत हद तक कुछ भी ओपनली कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था कोई वॉर हो रहा है। बट सिचुएशन चेंज इन 2023। अक्टूबर 3 अक्टूबर ऑफ 2023 के अंदर में यहां पे होता क्या है, आपके जो हमास है, हमास गोज इनटू इजराइल, एंड वहां पे वो जो सिविलियंस वहां पे उनका फेस्टिवल चल रहा होता है, और वहां पे वो अराउंड 250 प्लस लोगों को हॉस्टेज बना लेता है, एंड इट किल्स मोर देन 1200 पीपल इनसाइड इजराइल, एंड 250 प्लस लोगों को हॉस्टेज ले लेता है। और उससे क्या होता है, इजराइल डिक्लेयर्स अ वॉर अगेंस्ट पैलेस्टीन या गाजा, और वहां पे इजराइल स्टार्ट्स बॉम्बार्डिंग गाजा, पूरा का पूरा बॉम्बार्ड करना स्टार्ट कर देता है विद द सिंगल एम कि अब उसे हमास को एलिमिनेट करता है। एट द सेम टाइम वो ईरान को भी ओपन थ्रेट देता है कि अब अगर ईरान ने कोई भी यहां पे हमास को सपोर्ट किया या किसी और प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट किया तो वो उसको भी डायरेक्टली अटैक करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर वॉर है 23 से अभी 25 हो चुका है, अभी तक भी ये पूरा जो वॉर है इजराइल गाजा या इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। उसके अलावा 2025 वाज द ईयर, जून 2025 वाज द ईयर जब इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब किया। 12 डे तक ये वॉर फॉलो किया गया बिटवीन ईरान एंड इजराइल, एंड आई वुड से यूएस ऑल्सो, जैसे यहां पे नीचे लिखा हुआ भी, यूएस जॉइंट इजराइल इन स्ट्राइकिंग ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट्स। और यहां से क्या हुआ, ईरान की जो इकोनॉमी है ये बहुत ज्यादा डैमेज हो गई। इसके बाद में जब न्यूक्लियर प्लांट्स को अटैक करा, उसके बाद में जो वॉर है वो ठंडा हो गया। लेकिन ईरान के जो इश्यूज है, ईरान की जो प्रॉब्लम्स है, वो अब भी यहां पे फेस कर ही रहा है। तो उसका सबसे बड़ा फॉलोआउट क्या हुआ, सबसे पहली चीज कि सैंक्शन जो इंपोज हुए प्लस वॉर डैमेज हुआ, उससे फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। जैसे कि यहां पे एक डेटा है 64% इंक्रीज हो गया, यानी 100 की चीज 164 पहुंच गई थी, सेकेंड हाईएस्ट ग्लोबली। ईरान की जो करेंसी है, ईरान की करेंसी क्या है, रियाल। तो ईरान की करेंसी, कैपिटल, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। उसने 60% अपनी वैल्यू जून वॉर के बाद में, दिस इज द जून वॉर, उसके बाद
में उसको लॉस कर दिया, जिस वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। ओके तो यहां पे यू कैन सी हियर, क्योंकि करेंसी का कोलैप्स हो गया तो करेंसी हैड नो वैल्यू, और इस वजह से क्या है, वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। ये नेशन वाइड हुए, कई जगह पे वायलेंट हुए, इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट को उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ा। ओके तो ये उसकी क्रोनोलॉजी है, जो शुरू में मैंने आपको स्टोरी समझाई, अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो वो इस तरीके से आपकी मूव हुई है। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ग्रोक्स यूज अगेंस्ट विमेन, गवर्नमेंट सीक्स एक्स रिस्पॉन्स इन 3 days। तो यहां पे आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क जो ट्विटर को, जिसको आज हम एक्स कहते हैं, पहले ट्विटर था, जो आज एक्स प्लेटफॉर्म है, और उसके अलावा एक उसका जो एआई चैटबॉट है ग्रोक, इन दोनों को आपका जो एलॉन मस्क है वो ही ओन करता है। और यहां पे सेंटर ने ऑर्डर दिया है एक्स को कि जो ग्रोक एआई है, ग्रोक एआई है, लोग उसको यूज कर रहे हैं टू मॉर्फ पीपल, टू मॉर्फ विमेन्स फोटोज, विमेन्स की फोटोज को, वीडियोस को वो मॉर्फ कर रहा है, चेंज कर रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग ऑब्सीन मटेरियल ऑन द इंटरनेट। अब यहां पे इंडिया का लॉ जो है वो बहुत क्लियर है कि अगर कहीं पर भी कोई ऑब्सीन मटेरियल है, कहीं पर भी कोई ऑब्सीन मटेरियल है, या फिर इट इज अगेंस्ट या डिग्रेडिंग विमेन, तो ये जो मटेरियल है ये आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अलाउ नहीं है। और इंडियन लॉ के अंदर में इंडिया का जो आईटी एक्ट है, इंडिया का जो आईटी एक्ट है, उसके अंदर में गवर्नमेंट को ये प्रॉपर पावर दी हुई है कि वो यहां पे जितने भी ये जो ग्रॉक्स हैं, जितने भी ये जो ट्विटर एक्स है, इन सबको रिमूवल रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। और अगर इस रिमूवल रिक्वेस्ट को यहां पे ऑनर नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, कंटेंट को रिमूव नहीं किया जाता है, तो उस केस के अंदर में जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में, उसके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। वहां पे उनके ऊपर पे पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, उनके ऊपर पे जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। एट द सेम टाइम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंप्लीटली बैन भी किया जा सकता है। तो यहां पे इश्यू जो है वो बहुत क्लियर है कि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रोक एआई है उसको यूज कर रहे हैं टू क्रिएट बेसिकली ऑब्सीन विजुअल्स। ठीक है, सिंपली अगर बोला जाए ऑब्सीन विजुअल्स हैं। तो जो आपकी कंसर्न मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड योर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने आपके एक्स को डायरेक्ट करा है कि आप जितना भी ये मटेरियल है इसको रिमूव करिए। ओके, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो यहां पे जो गवर्नमेंट है, सेक्शन 79 है आपका, सेक्शन 79 है जो करंटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सोशल इंटरमीडियरीज को। तो ये कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। आपका देखिए सेक्शन 79 है आईटी एक्ट के अंदर में, सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का, 2000 का आईटी एक्ट है, उसका सेक्शन 79 है। 79 आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये सेक्शन 79 क्या कहता है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई इंटरमीडियरी है जहां पे यूजर कंटेंट को अपलोड कर सकता है, ऐसे समझिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर पे अगर आपने कोई पोस्ट लगाई, अगर वो पोस्ट ऑब्सीन है या वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जाती है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेफेमेटरी है, तो उस केस के अंदर में इंस्टाग्राम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म। और इस प्रोविजन को हम अदरवाइज कहते हैं सेफ हार्बर प्रोविजन। ओके, इसको क्या बोला जाता है, सेफ हार्बर प्रोविजन, विच बेसिकली मीन्स कि जो इंटरमीडियरी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी यूजर कंटेंट उस पर अपलोड हो रहा है, तो यूजर इज रिस्पॉन्सिबल। हाउएवर ये जो उनको प्रोटेक्शन है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा चलेगा, ये कंडीशनल है। एंड इट इज कंडीशनल ऑन वन थिंग, इट इज कंडीशनल कि अगर जो खुद से इंस्टाग्राम है या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब यह है कि ओके वी अंडरस्टैंड इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारे के सारे जो पोस्ट आ रहे हैं, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उन सबको क्रॉस चेक करो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू डू इट, या फिर ये बहुत ज्यादा कॉस्ट प्रोहिबिटिव होगा। बट एट द सेम टाइम लेट्स से समवन हैज फ्लैग्ड अ पर्टिकुलर पोस्ट, इफ समवन हैज फ्लैग्ड अ पर्टिकुलर वीडियो कि ये जो वीडियो है इट इज अगेंस्ट लेट्स से नेशनल इंटरेस्ट, या इट इज अगेंस्ट, इट इज ऑब्सिनिटी, इट इज इंक्रीजिंग ऑब्सिनिटी इन द सोसाइटी। तो यहां पे अब जो ग्रोक है या इंस्टाग्राम है, इन सबको एक्शन लेना कंपलसरी है। नाउ दे आर बाउंड बाय लॉ कि उनको एक्शन लेना है। और अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उस केस के अंदर में उनको जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, दिस वुड बी
नॉट अलाउड। तो ये जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये सेफ हार्बर के अंदर में उनको जो ड्यू डिलिजेंस उसमें करना क्या होता है, तो यहां पे आपके रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, आईटी कोई भी एक्ट बनाया जाता है वो पार्लियामेंट बनाती है, रूल जो होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, यानी सिंपली मैं कहूं तो मिनिस्ट्री बनाई। जैसे यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने रूल्स बनाए। अब अगर मैं आपको बेसिक लॉ का बताऊं तो एक्ट तो क्या होता है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाता है, उसमें रेगुलर उसको यूज कैसे करना है, उसके रेगुलर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा डे टू डे, वो रूल्स में डिसाइड होता है। तो यहां पे उन्होंने बता दिया सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिलेगा, बट ये कंडीशनल है। कंडीशंस क्या है, वो किस में आएंगी, रूल्स में आएंगी। तो रूल्स क्या बता रहे हैं हमें कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रोएक्टिवली मॉनिटर करना है एंड रिमूव करना है अनलॉफुल कंटेंट, विच मींस देयर शुड बी अ टीम, कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को या किसी भी वीडियो को यहां पे आपका फ्लैग किया जाता है कि दिस इज ऑब्सीन, तो यहां पे उसको उस अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करना है। और दूसरा, उनको जैसे ही अगर कोई नोटिस मिलता है लेट्स से फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द जुडिशरी, तो उसको प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस आपको रूल्स में दी हुई है। नोटिस के बाद आपको डिफरेंट केसेस में टाइमलाइंस दी हुई है कि जुडिशियल एक्शन के एग्जांपल के लिए 7 डेज के अंदर में आपको कंटेंट रिमूव करना है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के लेट्स से 48 आवर्स के अंदर में आपको रिमूव करना है, डिपेंडिंग ऑन क्या मटेरियल है, अकॉर्डिंगली आपकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनको एक्शन लेना है। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो उनको जो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यानी कि यूजर कंटेंट के लिए इंटरमीडिएट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्रोटेक्शन एंड हो जाएगा। और अब जो इंटरमीडियरी है उसको उतना ही गिल्टी माना जाएगा जैसे कि वो पोस्ट यूजर ने नहीं करा है, इंटरमीडियरी ने करा है। ओके, और इन सब के लिए अगर आप भी के साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है या आप किसी को जानते हो जिसके अगेंस्ट में कोई डेफेमेटरी या ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश हुआ है, तो आप भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो थ्रू द सहयोग पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट क्रिएट हुई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में एक वेबसाइट है सहयोग करके, तो आप सहयोग.gov.in पे जाओगे और वहां पे आप जाके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये जो मटेरियल है, ये जो पोस्ट है, ये ऐसे ऐसे डेफेमेटरी है या ये इस पर्टिकुलर लॉ को वायलेट करती है और इसको रिमूव करा जाए। और यहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगी इंटरमीडियरीज के साथ, और यहां पे दे कैन आस्क द इंटरमीडियरीज को इस कंटेंट को इमीडिएटली रिमूव करा जाए। और अगर अभी भी वो रिमूव नहीं करते हैं तो उनका सेफ हार्बर प्रोविजन जो है, वो जो प्रोटेक्शन है वो उनको नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसा कुछ करा गया है ग्रोक के केस के अंदर में। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंटर हैज नो प्लान्स टू चेंज लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, पहले इस न्यूज का कंटेक्स्ट समझाता हूं। आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम है प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। अब मैं इसमें यहां उल्टा क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, सो दैट आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाए। प्रगति एक प्लेटफॉर्म है, लेट्स कंसीडर इट एज अ डैशबोर्ड, जैसे एक वेबसाइट पे होता है जहां पे सारा लिखा हुआ होता है कि प्रोग्रेस कैसे चल रही है किसी भी प्लान की, प्रोग्राम की, तो उसी तरीके से आपका ये प्रगति क्रिएटेड है। इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो याद करना जरूरी है। प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो ये एक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक डैशबोर्ड है जहां पे जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, पॉलिसी चल रहे हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है वो रियल टाइम के ऊपर पे शो होता रहता है। एग्जाम्पल समझिए कि दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे है, वो कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा हुआ है, जितना बचा है उसके अंदर में किस रीजन से वो उसका लेट्स से अगर स्पीड डिले हो रहा है तो किस रीजन से वो डिले है, इसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेशन कितना हो चुका है, कौन कौन से इश्यूज हैं जो फेस हो रहे हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर में जिनकी वजह से ये इश्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो ये जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इस गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है, जिसके अंदर में ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं एंड टाइम टू टाइम क्रॉस चेक किया जाता है। एंड गुड थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज कि इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो यहां पे दे यू ट्राई टू डू अ मंथली मीटिंग, हर मंथली मीटिंग में ये चीज करी जाती है एंड उसमें दे ट्राई टू फाइंड आउट कि करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनका स्टेटस क्या है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिले हो रहा है सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड वन थिंग जो इस बार की प्रगति मीटिंग में दे हैव आइडेंटिफाइड इज कि सबसे बड़ा इशू जो आपके डिले हो रहा है इंप्लीमेंटेशन में, इट इज बिकॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन।
ओके तो लैंड एक्विजिशन जो है ये सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है जिस वजह से आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे लेट्स से एक्सप्रेसवे बनाना है तो मैं किसी गांव में से कहीं से एक्सप्रेसवे निकाल रहा हूं। एक्सप्रेसवे क्या होते हैं? ग्रीन फील्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मुझे उसके लिए पूरी नई लैंड एक्वायर करनी होगी। तो इट इज पॉसिबल कि कुछ फार्मर्स हैं या एक पर्टिकुलर गांव है जो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। दे वांट कि ये जो हाईवे है इसको कहीं और से ले जाइए। अब आप सोचिए कि ये कोई ऐसे रोड तो है नहीं कि सिर्फ इतना सा मुझे कन्वर्ट करना है। मैं एक पूरा हाईवे बना रहा हूं आई वुड वांट कि जितना स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट हो। सो यहां पे मुझे उनके साथ में कैसे भी नेगोशिएट करके उनकी लैंड को एक्वायर करना होता है। तो यहां पे प्रगति प्लेटफॉर्म में उन्होंने इन्फॉर्म करा है कि करीब करीब अनरिजॉल्व इश्यूज जो हैं 35% जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आपके डिले हो रहे हैं दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन इज द प्राइमरी रीजन व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिलेड। तो कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट हो, टेलीकॉम लाइंस डालनी है हमें, सीवरेज लाइन डालनी है हमें, या फिर हमें अभी एक्सप्रेसवे के अलावा रेलवे लाइन करनी है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि जो आपका एम्बिशियस अहमदाबाद मुंबई का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है दैट हैज आल्सो बीन डिलेड बाय एटलीस्ट अ ईयर बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन डिले ओनली। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलती है। अब देखिए एक्सप्रेसवे बना रहा है, रेलवे लाइन बनानी है, तो बहुत बार वो फॉरेस्ट एरिया से भी जाएगी, तो कई बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं मिलती है। तो 20% जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं दोज आर डिलेड ऑफ दीज रीजन। 18% इज ड्यू टू राइट ऑफ यूज राइट ऑफ वे डिस्प्यूट्स। राइट ऑफ यूज राइट ऑफ वे क्या है कि जैसे अगर कोई लेट्स से कि गांव में से ही या किसी जंगल में से एक रास्ता जा रहा है और गवर्नमेंट जो उसके ऊपर से रेलवे लाइन बनाना चाहती है, तो वो राइट ऑफ वो जो पर्टिकुलर रूट है वो आपका यहां पे आपका एंड हो जाएगा। लेकिन पब्लिक का ये राइट होता है कि अगर वो कोई रास्ता बहुत सालों से यूज कर रहे हैं तो नाउ दे हैव द राइट टू यूज इट, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया से जा रहा है। गवर्नमेंट कहेगी ये तो फॉरेस्टेड लैंड है तो आप इसमें से कैसे निकाल सकते हैं। बट राइट ऑफ यूज एक कॉमन राइट है, कॉमन लॉ का राइट है। मतलब कि ये राइट अगर कोई पब्लिक बहुत टाइम से यूज कर रही है तो उनके पास में राइट ऑफ यूज राइट ऑफ वे होता है। सो ये दे क्लेम्स कि ये रूट आप एंड नहीं कर सकते हो। तो बहुत बार इसका ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की चक्कर में भी ये डिले उनका कॉज होता है। ओके तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म से हमें ये डिटेल्स मिली है। ओके अब करंटली जब भी कोई लैंड एक्वायर करनी होती है तो आपको जिससे आपने लैंड एक्वायर करी है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है, और कंपनसेशन एज पर लॉ होगा। तो यू नीड टू नो कि कौन सा वो लॉ है जिसके थ्रू आपका लैंड एक्विजिशन किया जाता है और उसके बाद में कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो 2013 का लॉ है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट। ओके कभी फुल फॉर्म इस लॉ का नहीं पूछेंगे, बहुत लंबा है, बट ईयर पूछ सकते हैं। तो यू शुड नो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसके अंदर में लैंड एक्वायर करी जाती है वो जो लॉ है वो कब का है, तो वो 2013 का लॉ है। ओके अब ये जो लॉ है ये क्या कहता है, इसके की फीचर्स क्या है, 4-5 पॉइंट्स बता रहा हूं आपको काम के। पहला तो है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो तो उसका मैंडेटरी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना है। अब आपने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सुना होगा, इट सिंपली मींस कि अगर कोई प्रोजेक्ट करा जा रहा है तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा। तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी वही है कि कोई भी प्रोजेक्ट करा जा रहा है तो उसमें जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उनके ऊपर पे क्या इंपैक्ट होगा। जैसे मान लो कि जो रोड बनाई जा रही है वहां पे मेरी दुकान थी, तो अब इसके बाद में क्या होगा, मेरी दुकान गई तो मैं अब अनएम्प्लॉयड हो चुका हूं, मेरा जो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो एंड हो चुका है। तो ये सारा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपको करना होता है और उसके बाद ही आप लैंड एक्वायर कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप कंपनसेशन डिसाइड करते हो। सेकेंड इज यू रिक्वायर कंसेंट फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वहां की लोकल पॉपुलेशन से मिनिमम परसेंटेज में आपको कंसेंट लेना पड़ता है। थर्ड इज आपको इनहेंस कंपनसेशन देना है। अगर रूरल एरियाज में जैसे आप एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर कर रहे हो तो अप टू 4 टाइम्स का यहां पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, एंड यूजली इसके अंदर में जो गवर्नमेंट है जो मैक्सिमम कंपनसेशन होता है वही प्रोवाइड करती है। और फोर्थ इज यू हैव दिस ऑब्लिगेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। तो लेट्स से अगर कहीं पे डैम बनाना है और पूरे के पूरे गांव को ही मैंने वहां से रिमूव करके कहीं और करा है तो उनको मुझे रिहैबिलिटेट करना है और रीसेटल करना है। सिर्फ उनको मकान बना के कुछ नहीं होगा, मुझे वहां पे उनको रिहैबिलिटेट भी करना है, उनको वापस से उनकी नॉर्मल लाइफ वापस देनी है, नॉर्मल लाइफ वापस देनी है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। ओके तो ये सब किसका पार्ट है, ये आपका जो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है 2013 का उसका पार्ट है। तो यहां पे प्रगति प्लेटफॉर्म से हमें क्या समझ में आया है कि सबसे बड़े जो डिलेज हैं आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में डिलेज हो रहे हैं उसका सबसे प्राइमरी रीजन क्या है, वो आपका अभी का लैंड सेटलमेंट है, लैंड एक्विजिशन है। ओके तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं हम।
ओके, नेक्स्ट न्यूज है, इट्स अ वन लाइनर ओनली, कि जैसे अभी इंडिया ने 2 साल पहले अपना भी जो क्रिमिनल लॉज थे, हमारे क्रिमिनल कोड्स थे, उनको रिप्लेस करके नए लॉज लाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे 3 लॉज थे, आईपीसी था, एक हमारे सीआरपीसी था, एक हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट था, इन तीनों को रिप्लेस करके कौन से नए 3 लॉज आए? ओके, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आईपीसी है उसकी जगह तो कौन सा लॉ है, सीआरपीसी की जगह कौन सा लॉ है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह कौन सा लॉ है। ये तीनों लॉज के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अभी न्यूज क्या है कि नॉट जस्ट इंडिया, इंडोनेशिया इज अनदर कंट्री जिसने भी 80 साल बाद, 80 years ago, so 80 years ago it became an independent country, 1945 में it became independent from the Dutch। और अब इन्होंने भी जो डच कोड थे, जो डचेस बना के गए थे, उस कोड को उन्होंने रिप्लेस कर लिया विद देयर ओन लॉस। तो इंडोनेशिया का खुद का अब क्रिमिनल कोड आ चुका है। न्यू क्रिमिनल कोड किस कंट्री ने बनाया? इंडोनेशिया ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछा सकता है, इसलिए मैंने क्या कहा, ये वन लाइनर है, इट्स अ वन लाइनर। सो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको इसका इंडोनेशिया के बारे में बताता हूं। इंडोनेशिया इज ऑल्सो अ इस्लामिक कंट्री, ऑल्दो वहां पे बहुत सेक्युलरिज्म ही है, स्टिल वहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन ही है। और जब ये न्यू क्रिमिनल कोड्स आए तो उसके अंदर में थोड़ा सा इस्लामिक टस्ट भी है, जैसे कि वहां पे मोरालिटी बेस्ड ऑफेंसेस को अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, विच इज अ कॉमन फिनोमिना इन शरीयत लॉ। तो जैसे कि सेक्स आउटसाइड मैरिज को यहां पे क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। सो अगर कोई आउटसाइड मैरिज इस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी के साथ में, तो यूजुअली वो एक सिविल ऑफेंस हो सकता है, वो आपका यहां पे डाइवोर्स का कॉज बन सकता है, बट इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन वहां क्या करा गया, इसको क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया गया है। ओके, एंड यू कैन सी हियर कि यहां पे मुस्लिम लॉ का जो इन्फ्लुएंस है वो प्रॉपर्ली शोकेस हो रहा है। दूसरा है, वहां पे पहले ही लॉस थे बट रिमूव हो गए थे, कि जो प्रेसिडेंट है और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, उनको अगर कोई भी इंसल्ट करता है, उनको वहां पे कोई डिग्रेड करता है उनकी अथॉरिटी को, तो यहां पे उसको भी क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट करा गया, उसके लिए पेनल्टीज करी गई हैं। तो ये भी समथिंग, इट इज समथिंग विच इज नॉट डेमोक्रेटिक इन नेचर, जो लिबरल नहीं है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में है। तो ये कुछ दो चीजें जो वहां के लॉज में हुई हैं। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, बिकॉज इंडोनेशियन इज अ इस्लामिक कंट्री, तो इस्लामिक कंट्री वैसे वो अपने नाम में यूज नहीं करती है, बट मेजॉरिटी इस्लाम, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, तो इसलिए वहां पे ये चेंजेस भी वहां पर ऐड करे गए। बट वन थिंग व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अमेंडेड इट्स क्रिमिनल कोड, तो वहां पे आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ओके, तेलंगाना अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एमजी नरेगा। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो है वो एजेंसी नहीं है, वो एक्ट है, और स्कीम में NREGS लग जाता है, गारंटी स्कीम हो जाता है। तो अभी अभी आपके इसी पिछले पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर में 25 के लास्ट सेशन में, विंटर सेशन में, एमजी नरेगा को तो एंड कर दिया गया है, ये स्कीम तो एंड हो गई है, और इसकी जगह आ गई है जी राम जी। तो जी राम जी जो गांव में बोला जाता है, उसके नाम पे इन्होंने वर्ड प्ले करा है, और जो नई स्कीम आई है उसका फुल फॉर्म है विकसित विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, प्लीज प्लीज इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना। मैं क्यों कह रहा हूं इसका फुल फॉर्म याद करने के लिए, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। तो विकसित भारत जी राम जी बिल है, उसको लाया गया है, और ये नरेगा को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा है कि वो वापस से नरेगा को ही रिस्टोर करेंगे, यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट वीबी जी राम जी बिल, इस एक्ट को नहीं करेंगे, वो एमजी नरेगा स्कीम जो है उसी के लिए, उसी को ही रिस्टोर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। अब आप यहां पे एक चीज समझिए, जब भी कोई लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, लोकसभा राज्यसभा हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब भी उनको कोई ऑफिशियल डिसीजन लेना होता है तो वो रेजोल्यूशन के थ्रू होता है। रेजोल्यूशन यहां पे कोई लॉ नहीं होता है, इट शोज इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी, कि यहां पे उनकी इंटेंशन क्या है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि तेलंगाना अब अपनी खुद की नरेगा स्कीम को स्टार्ट कर चुका है या करेगा। इट ओनली शोज इंटेंशन कि फ्यूचर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से नरेगा को रिस्टोर नहीं करती है, सो एज एंड व्हेन वी कम टू पावर इन द सेंटर, और ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि अगर हम यहां पे हमें लगा कि वी नीड टू रिस्टोर नरेगा, तो हम तेलंगाना के अंदर में स्टेट लेवल पे नरेगा स्कीम को कंटिन्यू करेंगे।
ओके तो यहां पे ये जो मैसेज है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेजोल्यूशन फॉर रिस्टोरेशन मतलब ये नहीं है कि तेलंगाना ने डिसाइड कर लिया है या तेलंगाना ने लॉ बना दिया कि अब वो नरेगा को इंप्लीमेंट करेगा। इट ओनली शोज इंटेंशन। बहुत बार क्या होता है, हम ये रेजोल्यूशन पढ़ लेते हैं और हमें ये लगता है कि तेलंगाना ने स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। इट इज ओनली अ रेजोल्यूशन, मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं ये करूंगा, तो ये शोज इंटेंशन ओनली अभी करंटली। ओके तो यहां पे ये चीज करी क्यों गई है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नरेगा में क्या था, नरेगा का क्या स्पेशल पॉइंट्स थे, क्या उसके क्रिटिसिज्म थे, और अब जो वीबी जी रामजी बिल आया है या एक्ट आया है उसके क्या क्या की फीचर्स हैं। तो दोनों को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर कर लेते हैं तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि दोनों के दोनों है तो वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट, लेकिन नरेगा जो था वो 100 डेज का टाइम, 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करता था पर रूरल हाउस होल्ड पर ईयर। एक साल में हर एक गांव के घर को, गांव के हर आदमी को नहीं, घर के हर आदमी को नहीं, गांव के हर घर के अंदर में एक आदमी को एक साल में 100 डेज का काम मिलेगा। और जो ड्राउट प्रोन रीजन्स हैं या शेड्यूल ट्राइबल रीजन्स हैं वहां पे 50 डेज का एक्स्ट्रा काम और एलोकेट करा जाएगा। ओके और एलोकेट करा जाएगा। तो यहां पे अगर मैं विकसित भारत जी रामजी बिल देखता हूं, एक्ट देखता हूं, उसमें क्या है, इसके अंदर में गवर्नमेंट ने 100 या 150 नहीं, इन्होंने फिक्स कर दिया है इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई सा भी रीजन हो 125 डेज का गारंटीड फॉर ऑल रूरल हाउस होल्ड्स मिलेगा, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। तो यहां पे जो डिफरेंट रीजन्स के लिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए नरेगा में डिफरेंट वर्क टाइम अलाउड किया हुआ था, डेज अलाउ किया गया था, उसको चेंज करके 100 150 को चेंज करके सिंगल 125 कर दिया। सो अगर सिर्फ हम डेज के हिसाब से देखें तो नरेगा के अंदर में तो 100 डेज का वर्क था, बट रामजी के अंदर में क्या है 125 डेज का है। लेकिन इसके अंदर में इश्यू कहां से रेज होते हैं, जब हम सेकंड कंडीशंस पे आते हैं। ओके सेकंड कंडीशन क्या है, ओके अभी यहां पे लिखा नहीं है तो मैं सेकंड कंडीशन आपको पहले ही बता देता हूं। सेकंड कंडीशन ये है कि जो नरेगा के अंदर में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट था, ये जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट था ये गारंटीड था, विच मींस इट वाज डिमांड ड्रिवन। इसका मतलब क्या है कि लेट से कि आप राजस्थान के किसी गांव के अंदर में आप नरेगा में काम करना चाहते हो, तो आप जाके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, जो भी ऑफिशियल्स हैं, कि आपको नरेगा के अंदर में काम दे। और अगर वहां की गवर्नमेंट आपको काम नहीं दे पाती, वो ऑफिशियल कोई काम एलोकेट नहीं कर पाता है, तो आपको वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, यानी कि काम नहीं मिलने पर आपको पैसा मिलेगा। यानी कि यहां पे जो 100 डेज का काम है वो गारंटीड है, और अगर नहीं मिलता है तो आपको वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन जो जी रामजी बिल है, मैं बिल कह रहा हूं, वैसे एक्ट बन चुका है ये, जो ये जी रामजी एक्ट है, ये 125 डेज का काम कहता है, ये प्रोवाइड करता है, बट ये सप्लाई बेस्ड है, यहां पे काम की गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट का कुछ काम होगा तो आपको काम मिलेगा, अगर काम अवेलेबल नहीं है तो यहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि नरेगा के अंदर में इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई काम है या नहीं है, आपको 100 डेज का काम मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट के पास सच में काम नहीं है, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। लेकिन वीबी जी रामजी बिल में क्या है, आपका 125 डेज तक का काम मिलेगा, यहां पे 125 डेज की लिमिट लगाई गई है, लेकिन ये सप्लाई ड्रिवन है, विच मींस कि अगर काम होगा तो काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें स्टेट्स को बहुत इश्यू हो रहा है वो ये है कि नरेगा के अंदर में जो वेज कंपोनेंट था वो 100% सेंट्रल फंडेड था। इसका मतलब यह है कि जो लेबर को पेमेंट करना है, जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे कोई स्कूल बनाया है और स्कूल में मैंने नरेगा के जो वर्कर्स हैं उनको यूज करा है, तो उनको जो लेबर वेज दी जाएगी वो स्टेट उसमें 0 रुपीज देगा, 100% पैसा सेंटर की तरफ से ही आएगा। लेकिन जो बाकी का कॉस्ट है, जैसे कि जो मैंने लेट्स से स्कूल बनाने के लिए मैंने जो मटेरियल यूज करा है, मैंने वहां पे ब्रिक्स को यूज करा होगा, सीमेंट यूज करा होगा, उसका जो 1/4 मटेरियल कॉस्ट है वो बेयर कौन करेगा, वो स्टेट बेयर करेगा। 25% स्टेट बेयर करेगा, 75% सेंटर भी करेगा। कोई उसमें अगर अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा है, लेट्स से कि वहां पे चाइल्ड अलाउंस दिया जा रहा है, तो वो सब कौन करेगा, वो स्टेट कवर करेगा। ओके ये क्लियर था। अब वीबी जी राम जी के एक्ट के अंदर में क्या करा गया है, कॉस्ट को शेयर करा जाएगा, यानी कि 60-40, 60% सेंटर देगा, 40% वेजेस स्टेट देगा।
ओके, जो जो आपका मटेरियल कॉस्ट है वो भी इसी तरह से डिवाइड होगा। बाकी की जो स्टेट्स है 90-10, जैसे कि आपकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, आपकी जो हिली स्टेट्स हैं, ओके, इन सब रीजन में 90-10 का होगा, यानी 90% सेंटर और 10% स्टेट्स करेंगे। और जो यूनियन टेरिटरीज है ऑब्वियसली बिकॉज वो यूनियन के अंडर में आती हैं, तो 100% यहां पे आपका सेंटर करेगा विदाउट लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली जैसे दिल्ली पुडुचेरी वहां लेजिस्लेचर है, वहां पे 60-40 रहेगा। नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट में 90-10 रहेगा, यूटीज में 100% रहेगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि स्टेट का जो बर्डन है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले वेज पार्ट का उनका 0 बर्डन था, बट अब क्या कर दिया गया है, 60-40 में कर दिया गया है। अब आप इसको नेगेटिवली मत देखिए, इसको आपको पॉजिटिवली भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी बर्डन नहीं था, वेज बर्डन नहीं था। तो अगर कोई स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट वोट बैंक के लिए अननेसेसरी का वर्क करवा रही है, अननेसेसरी का वर्क क्रिएट कर रही है, तो उसको यहां पे कोई भी बजटरी लॉस नहीं हो रहा है। और इस वजह से जो नरेगा का इकोनॉमिक बर्डन था वो टोटली सेंटर में पड़ता था और स्टेट को उसका कोई बर्डन फेस नहीं करना पड़ता था। इस वजह से क्या है, बहुत सारे जो इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रिएट करे जाते थे। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि नरेगा के अंदर में क्योंकि काम नहीं था, तो आपका वहां पे जो वर्कर्स हैं उनसे एक पॉन्ड को वहां पे लेट से एक क्रिएट कराया और वापस से मिट्टी को उसमें रिफिल करा दिया, क्योंकि कुछ और काम कराने को नहीं है। तो ये जो इनएफिशिएंट काम है इन सबको कंट्रोल करने के लिए किया गया। ओके, तो ये रहा यस बजटरी मैकेनिज्म। तो नरेगा डिमांड ड्रिवन था, लेबर बजट होगा जो स्टेट देंगे, ओपन एंड फंडिंग। तो लेट से कि अगर राजस्थान स्टेट ने को 500 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है, लेकिन खर्चा 600 करोड़ हो गया है, तो नेक्स्ट बजट के अंदर में 100 करोड़ पैसा और मिल जाएगा। लेकिन जी राम जी एक्ट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मेटिव एलोकेशन प्रोवाइड करेगी। मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्टेट रिक्वायरमेंट की डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप स्टेट है, लेबर कॉस्ट कितनी है, किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मेटिवली वो एक फॉर्मूला यूज करेगी और उसके अकॉर्डिंगली एलोकेशन करा जाएगा। और जो भी एक्सेस कॉस्ट होगा, मान लो कि सेंटर ने एलोकेट करे राजस्थान को 250 करोड़ और यहां पे राजस्थान में खर्चा हो गया 350 करोड़ का, तो 100 करोड़ जो है वो अब राजस्थान को अपने बजट में से निकालना पड़ेगा। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज करी गई है, अब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट इट वाज फाउंड कि जो एग्रीकल्चर सीजन होता है और जब एग्रीकल्चर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्योंकि नरेगा स्कीम आपके ईयर लॉन्ग होती थी, तो एग्रीकल्चर सीजन के अंदर में भी नरेगा के अंदर में काम मांगा जाता था। और उससे क्या होता था, फार्म लेबर या तो अवेलेबल नहीं होती थी या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। तो इसलिए हर स्टेट के पास में राइट होगा 60 डे का पीरियड डिक्लेयर करने का। जब सोइंग का, हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, उस टाइम में वो 60 डे का पीरियड डिक्लेयर कर सकती है जब आपकी जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि यूजुअली जो सोइंग होती है आपके खारिफ सीजन के लिए वो जून जुलाई में होती है। ओके, तो जुलाई के सीजन के अंदर में ये लेट से कि 30 डेज का इन्होंने मॉरिटोरियम लगा दिया है, यानी कि इन 30 डेज के अंदर में कोई भी जो बीबी जी रामजी बिल है उसका अंदर में कोई काम नहीं मिलेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर लेबरर्स की रिक्वायरमेंट है अदरवाइज। ओके, तो इस तरीके से ये स्कीम के अंदर में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंस है, मेन पॉइंट्स यही हैं आपके इसके अंदर में कि क्यों बीबीजी रामजी बिल जो है इसको यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके, और क्यों कुछ स्टेट्स हैं या सेंटर है इट इज ईगर टू इंप्लीमेंट दिस, बिकॉज यहां पे दे वांट कि स्टेट शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, और जो ये अननेसेसरी का बजटरी कॉस्ट लगता है सेंटर के ऊपर पे, इसको स्टेट भी यहां पे शेयर करे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स डिनायल ऑफ बेल टू गिव एक्यूज अ टेस्ट ऑफ इंप्रिजनमेंट एज अ लेसन। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्रिटिसाइज करा है, जिसके अंदर में हाई कोर्ट ने एक बेल को इसलिए डिनाई कर दिया बिकॉज द हाई कोर्ट फेल्ट की जो एक्यूज्ड है उसको इंप्रिजनमेंट का टेस्ट मिलना चाहिए एज अ लेसन फॉर द क्राइम विच दे हैव कमिटेड। अब यहां पे बेल का एक कंसेप्ट है इंडिया के अंदर में, और इंडिया में नहीं, जितनी भी कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज उनको कहा जाता है जहां पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी वैल्यू होती है। जज मेड लॉ जो होता है या कोर्ट मेड लॉ होता है वो भी आपके लॉ का पार्ट होता है, तो उनको कॉमन लॉ कंट्रीज कहा जाता है। तो बेल का रूल क्या है, बेल का सिंपल सा रूल है, बेल इज रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। रूल क्या है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। इसका मतलब सिंपल सा यह है कि अगर कोई पर्सन इनकार्सिरेटेड है, किसी को अगर एक्यूज बनाया गया है, जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता है वो इनोसेंट है और उसको बेल मिल जानी चाहिए। ओके, बेल शुड बी द नॉर्म, बेल शुड बी द नॉर्म एंड प्री ट्रायल डिटेंशन शुड बी एन एक्सेप्शन।
कि जब तक उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक कोर्ट में केसेस नहीं गए हैं, उससे पहले उसको डिटेन आप नहीं कर सकते हो। और ऑब्वियसली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर करा है कि आप किसी को लेसन टीच करने के लिए तो कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज जब तक आपने उसका यहां पे गिल्ट प्रूव नहीं करा है, दैट पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट ओनली। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने करी है। ओके, तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस को देखते हैं तो केस रिलेट्स टू अ फ्रॉड बीइंग डन बाय द प्रमोटर्स ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो दिस वाज अ कंपनी, सो इनको अक्यूज बनाए गए इन अ 34,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस। तो यूनियन बैंक के अंदर में एक बैंक घोटाला हुआ था, बैंक फ्रॉड हुआ था, जिसमें जो वाधवन ब्रदर्स हैं ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस कमिटी, इन दोनों को यहां पे प्राइम एक्यूज बनाया गया था। तो जब इनका केस कोर्ट में गया, बेल के रिक्वेस्ट के लिए गया, क्योंकि ये कस्टडी के अंदर में थे, तो कोर्ट ने कहा कि ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस, और इसलिए इनको एक बार का इंप्रिजनमेंट का टेस्ट मिलना चाहिए, जिससे इनको एक लेसन मिले कि अगर आप इस तरह से फ्रॉड करोगे तो क्या होगा। ओके, और कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी कि इनको जेल भेजने के लिए, बेल ना देने के लिए, कि सीरियस एलिगेशंस हैं और इनको स्पेशल लॉज में, स्ट्रिंजेंट लॉज के अंदर में यहां पे गिल्टी डिक्लेयर करा गया है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो हर एक्यूज को मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो यहां पे किसी सीरियस केस के अंदर में गिल्टी डिक्लेयर करा गया हो। ओके, और कोर्ट ने क्या चीज क्लियर करी कि बेल को आप स्पेसिफिक केसेस के अंदर में ही डिनाई कर सकते हो। बेल कैन बी डिनाइड इन स्पेसिफिक केसेस, जैसे कि जो एक्यूज्ड है वो एक क्लियर थ्रेट टू सोसाइटी है, कि अगर एक्यूज को खुला छोड़ दिया तो वो एक थ्रेट बन जाएगा सोसाइटी के लिए। दूसरा है कि वो अगर बाहर आता है तो वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और थर्ड इज कि वो एक फ्लाइट रिस्क है, मतलब वो भाग सकता है। तो ये तीन केसेस अगर होते हैं तो कोर्ट क्लैरिफाइड डिनायल ऑफ बेल में बी जस्टिफाइड इन दीज पर्टिकुलर केसेस। ओके, इसके बाद यहां पे क्या क्लियर करा कि जो बर्डन होगा इट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, कि बेल जो है यहां पे ये प्रूव करना कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेगा? उसको ये सिचुएशन में से एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी, तीनों प्रूव करने रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये प्रूव करना है कि ये पर्सन एविडेंस को टेम्पर कर सकता है या विटनेसेस को थ्रेटन कर सकता है, सोसाइटी के लिए थ्रेट है यहां पे, या ये भाग सकता है, भगोड़ा हो सकता है। उस केसेस के अंदर में ही आप यहां पे उसको बेल को रिजेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहां पे बेल जो है उस पर्सन का राइट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। ओके, हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज है आपकी, दोनों न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई है। तो यमन कंट्री, जस्ट लाइक ईरान में इश्यू चल रहा है, यमन के अंदर में भी बहुत टाइम से एक सिविल वॉर चल रहा है। तो यमन में जो एक सिविल वॉर में जो एक ग्रुप है, यमन के सेपरेटिस्ट हैं, दे हैव डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन। तो यमन जो कंट्री है ये 1990s में यूनाइट हुआ था, पहले दीज वर टू सेपरेट कंट्रीज, 1990s में दे रीयूनाइटेड, लेकिन रीयूनाइट होने के बाद में भी उनके दिल नहीं मिले, इसलिए अगेन व्हाट देव डिसाइडेड, नॉर्थ यमन और साउथ यमन जो है देव डिसाइडेड टू गो टू सेपरेट पार्ट्स। और यहां पे जो सदर्न यमन का रीजन है, इट इज डिसाइडेड कि इट इज अगेन गोइंग टू बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री, कि यहां पे सिविल वॉर बहुत टाइम से हो चुका है एंड दे डोंट सी एनी प्रोग्रेस कि इसके अंदर में वो वापस से यूनाइट होकर एक सिंगल पीसफुल कंट्री क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए नॉर्थ यमन और साउथ यमन ने, स्पेसिफिकली साउथ यमन ने डिसाइड करा है कि नाउ दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री। ओके, तो अगर हम एक बार का इनकी हिस्ट्री में जाएं, यमन की हिस्ट्री को देखें, तो 1967 से 1990 में देयर वर टू कंट्रीज, वन वाज नॉर्थ यमन, वन वाज साउथ यमन। नॉर्थ यमन वाज यमन अरब रिपब्लिक एंड साउथ यमन वाज अ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। तो ये एक सोवियत ब्लॉक से रिकॉग्नाइज सोशलिस्ट स्टेट थी, और जो नॉर्थ यमन था इट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। ओके, तो इट वाज यूएस बैक्ड। तो साउथ यमन जो है इसने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस ली थी 67 के अंदर में, 1967 के अंदर में, और जो दोनों यमन से ये यूनिफाइड हो गए 1990 में। 67 से 1990 के अंदर में दीज वर नॉर्थ यमन, साउथ यमन। 67 में साउथ यमन जो ब्रिटेन के अंडर में था वो इंडिपेंडेंट हुआ, इट बिकेम अ सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1990 में दे बिकेम अ सिंगल कंट्री। ठीक है, तो 1990 में नॉर्थ यमन और साउथ यमन यूनाइट हो गए एंड दे बिकेम अ सिंगल कंट्री। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज वहां पे फिर भी रहे, रीजनल टेंशन हमेशा नॉर्थ साउथ में रहती थी, बिकॉज दीज पीपल ऑल्दो एथनिकली सिमिलर बट रिलीजियस डिफरेंस भी थे और उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे। ओके, तो 2014 में एक यमन में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, स्पेसिफिकली नॉर्थ यमनीज और साउथ यमनीज के बीच में ही, और वहां पे एक आपका एक टेरर ग्रुप निकल के आता है विच इज द हूती। हूतीज क्या है? हूतीज वहां की एक ट्राइब का नाम है। हूती मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करा जो बेसिकली शिया ग्रुप है,
जायद शिया। और आप यहां पे देख सकते हो, अभी हमने ईरान से, देखिए आज सेम न्यूज हमने ईरान की पढ़ी थी, उससे ही रिलेट करता हुआ ये यमन का इश्यू भी आ गया है। तो जो हूती मूवमेंट है, जायदी शिया ग्रुप, इन्होंने नदन यमन जो है उसको यहां पे कैप्चर कर लिया, सना जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर लिया, और हूतीज वो हैं जो ईरान के बैक्ड है। ओके, तो यहां पे दे फोर्स द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इनटू एक्साइल। तो जो साउथ यमन की गवर्नमेंट थी वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज थी, लेकिन हुतीज बीइंग अ पावरफुल रिबेल ग्रुप, इन्होंने क्या करा, जो नॉर्थ यमन है उसको अपने कंट्रोल में रख लिया, और साना जो कैपिटल है उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड यहां पे फिर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है बिटवीन ईरान बैक्ड नॉर्थ यमन, जो यहां पे हुतीज बैक्ड है, और साउथ यमन जो यूएई बैक्ड है, जो यूएई बैक्ड है। ठीक है, तो यहां पे एक सऊदी लेड कॉलिशन बनता है। सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी अरेबिया जो है, वो यहां पे कॉलिशन बनाती है अलोंग विथ यूएई, एंड दे डिसाइड कि वो मिलिट्री रिस्टोर करेंगे यमनी गवर्नमेंट को। और उससे क्या होता है, ये एक रीजनल प्रॉक्सी वॉर बन जाता है। व्हाट इज अ प्रॉक्सी वॉर? कि सामने जो वॉर फ्रंट पे तो दो ग्रुप्स फाइट कर रहे हैं, बट दोनों को बैक करते हुए ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट में, जैसे एक तरफ ईरान हो गया, एक तरफ सऊदी अरेबिया हो गया, तो एक ग्रुप को ईरान सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप को सऊदी कर रहा है, क्योंकि ईरान सऊदी अरेबिया खुद से फाइट नहीं करना चाहेंगे एक दूसरे से, तो ये प्रॉक्सीज के थ्रू अपनी पावर शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंफ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे इट बिकेम ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में आपका एक ग्रुप। अब यहां पे क्या होता है, सदर्न एरियाज में एक सेपरेटिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड दे क्रिएट अ सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल होती है, और ये जो एसटीसी है, जो लोकल साउथ के, जो साउथ यमन के लोग हैं उनका बनाया जाता है। दे डिसाइड कि दे डोंट वांट टू विन द नॉर्थ यमन रीजन। अब दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सिविल वॉर, कि जो सऊदी अरेबिया यूएई कोशिश करे कि नॉर्थ यमन में हुतीज को डिफीट कर दिया जाए, ईरान के प्रॉक्सीज को डिफीट कर दिया जाए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और यहां पे 2017 में एसटीसीज ये क्रिएट कर देते हैं, और दे वांट कि यहां पे हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट कर लें। ये जो एसटीसी है ये बैक्ड है बाय यूएई। ये यूएई, ये सदर्न रीजन्स के इंक्लूडिंग एडन जो इंटरिम कैपिटल है इनकी, इसको गवर्न करता है। एंड नाउ दे वांट व्हाट, नाउ दे वांट कि एसटीसी जो है वो एक अलग यहां पे कंट्री क्रिएट कर ले। तो यहां पे यूएई और सऊदी अरेबिया में भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। हो क्या रहा है यहां पे, देखिए नॉर्थ यमन जो है वो तो ईरान कंट्रोल है, साउथ यमन जो है वो सऊदी और यूएई के सपोर्ट से है। नाउ सऊदी वांट्स कि जो साउथ यमन के ये पर्टिकुलर एसटीसी है, ये नॉर्थ यमन के अगेंस्ट में फाइट करती रहे, बट यूएई जो एसटीसी को बहुत सपोर्ट करती है, इट वांट कि यहां पे इनसे फाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट्स एंड दिस सिविल वॉर, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्थ यमन वुड बी अ सेपरेट कंट्री, साउथ यमन वुड बी अ सेपरेट कंट्री। बिकॉज यहां पे सऊदी अरेबिया एग्री नहीं करता है, तो सऊदी और यूएई के बीच में भी कंफ्लिक्ट रेस हो रहा है। लेकिन अभी भी अब क्या हो रहा है कि एसटीसी जिसको यूएई सपोर्ट करता है, इट इज डिसाइडेड कि अब वो सिविल वॉर को एंड करेंगे, अब वो सिविल वॉर को एंड करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, यानी करीब करीब 2028 तक दे विल क्रिएट देयर ओन कंट्री, खुद की एक नई कंट्री बनाएंगे, जिसका उन्होंने नाम रखने का डिसाइड किया है साउथ अरेबिया। सो वो साउथ यमन नहीं कहेंगे अपने आप को, वो अपने आप को उन्होंने नाम क्या रखने का क्या है, साउथ अरेबिया नाम रखने का डिसाइड करा है। तो एक सऊदी अरेबिया हो जाएगा और एक साउथ अरेबिया हो जाएगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर है। तो अनाउंसमेंट ऑफ अ 2 ईयर ट्रांजिशन 26 में करा है, 28 जनवरी तक अगर कंडीशंस मीट हो गए तो दे वुड क्रिएट अ साउथ अरेबिया। और नॉर्थ यमन के साथ डायलॉग करने की बात करिए, लेट्स सी कि कुछ यहां पे सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके इंडियन एक्सप्रेस में। तो यहां पर भी एक हाई कोर्ट के अंदर में इश्यू आया है कि हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को यहां पे रैप किया है, मतलब डांटा है कि आप इस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को मैकेनिकली यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है, तो या तो आपको अरेस्ट किया जाता है, यूजुअली अरेस्ट आपको किया जाता है जब आपके अगेंस्ट में एलिगेशंस है ऑफ कमिटिंग अ कॉग्निजेबल और अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई कंप्लेन करता है कि आपने कोई क्राइम कमिट करा है, तो उस बेसिस पे, उस कंप्लेन के बेसिस पे आपको डिटेन किया जाता है या आपको एक्यूज बनाया जाता है। लेकिन यहां पे एक प्रोविजन है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन एज अ नेम सजेस्ट, आपको कोई क्राइम आप ना कमिट कर दो, इसको प्रिवेंट करने के लिए डिटेन किया जा रहा है। सो दैट इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रेफर्स टू डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, नॉट फॉर पनिशिंग पास्ट कंडक्ट बट टू प्रिवेंट द लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर एक्शन दैट मे थ्रेटन। यानी कि आपने कोई क्राइम कमिट नहीं करा है,
प्रिवेंटिवली आपको डिटेन करा जा रहा है कि आप शायद क्राइम कमिट कर दो, इसलिए आपको प्रिवेंटिवली करा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई इनोसेंट पर्सन को आप यहां पे डिटेन कर रहे हो, उसकी लिबर्टी को यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही हाई पावर है, बहुत सीरियस पावर है। तो इसको बहुत ही अच्छे से यूज करना, बहुत तरीके से यूज करना रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए कुछ सेफगार्ड्स भी लगाए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आपको किसी भी क्राइम के लिए यहां पे किसी भी क्राइम के लिए या किसी भी सिविल केस के लिए आपको प्रिवेंटिवली डिटेन नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो ये तमिलनाडु का केस है जिसमें यहां पे हाई कोर्ट ने रैप किया है, इट इज अ केस जहां पे एक पर्सन को इसलिए डिटेन कर लिया जाता है बिकॉज वहां पे एक लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट होता है, उसको ग्राउंड बना के प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि इट्स अ प्राइवेट डिस्प्यूट, तो प्राइवेट डिस्प्यूट के अंदर में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे क्या बोला है कि आप कब प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो, कि जो पर्सन है इसको आप डिटेन कर रहे हो, इट मे थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या नेशनल इंटरेस्ट। तो ये एक स्पेसिफिक आपके केसेस दिए गए हैं जिसके अंदर में अगर ये थ्रेटन हो रहा है तो उस केस में आप प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हो। अनलाइक प्यूनिटिव डिटेंशन, इट इज एंटिसिपेटरी इन नेचर। तो ये एंटिसिपेटरी नेचर है, मतलब कि यहां पे आप एंटिसिपेट करते हो, तो आपको सोच समझ के ही किसी को आप डिटेन कर सकते हो। ओके, एंड यू शुड नो दिस कि ऑल्दो आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया हुआ है, यानी कि इट इज एन एक्सेप्टेड एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, अब आर्टिकल 22 में की सेफगार्ड्स क्या दिए हुए हैं। कोई भी फंडामेंटल राइट होता है उसको ब्लेटेंटली इस तरह से आप वायलेट नहीं कर सकते हो, मिसयूज नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 22 में अगर आपको प्रिवेंटिवली डिटेन करना है तो यस, वो ग्राउंड्स भी होने चाहिए। इसके अलावा जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है। आपने किन ग्राउंड्स पे किसी को डिटेन करा है वो बताना जरूरी है। उसके पास में राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स रिक्वायर अप्रूवल ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेना भी यहाँ पे रिक्वायर है। ठीक है, हाउएवर इट इज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शन। तो ये 3 कंडीशन जो ये फुलफिल करना रिक्वायरमेंट होता है। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये ड्रैकोनियन है, मतलब कि इसको आप इस नॉर्मल या मैकेनिकली यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए इट इज रिक्वायर्ड कि आप गुड फेथ में ही एक्शन लो। ओके, एक्सट्रीम कॉशन होना चाहिए, ओनली इन गुड फेथ दिस एक्शन कैन बी टेकन, दिस कैन नॉट बी अ रेगुलर अफेयर। दूसरी चीज क्या बोली है कि पर्सनल लिबर्टी जो है ये कोई कंसेशन नहीं है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। तो यहां पे कोई एहसान नहीं हो रहा है, यहां पे ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आप किसी को थोड़े से टाइम के लिए भी डिटेन करो, इवन फॉर एन आवर, इट इज स्टिल अ वायलेशन ऑफ अ पर्सन फंडामेंटल राइट। और तीसरी चीज जो क्लियर करी है कि जस्ट सेइंग कि इससे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो सकता है, दैट इज नॉट इनफ टू प्रिवेंटिवली डिटेन समवन। यहां पे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा कि कोई रायट हो सकता है। जब इस स्केल का कोई यहां पे डिस्प्यूट होता है, इश्यू होता है, तो आप किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन करते हो। और ये केस स्पेसिफिक बोली बात है कि अगर कोई एक्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन को। जैसे कि इस केस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का डिस्प्यूट को ग्राउंड बना के एक जर्नलिस्ट को यहां पे डिटेन करा गया था फॉर लेट्स से सम अल्टीरियर रीजन, बिकॉज अदरवाइज ही वाज इल फेमस फॉर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। तो यहां पे ये ग्राउंड्स भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तीसरा क्या बोला है, देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटी एट लार्ज, कि जो प्रिवेंटिवली डिटेन करा गया है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होना चाहिए ऑन द कम्युनिटी एट लार्ज, जिसके बाद ही एक्शन अलाउ किया जाएगा। ओके, तो कोर्ट ने जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर है उसको स्पेरिंगली यूज करने के लिए बोला है, उसको एक्सट्रीम कॉजन के साथ यूज करने के लिए बोला है, और बोला क्या है कि सिर्फ गुड फेथ में आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे सारे आपके आज के इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के आर्टिकल फ्रॉम बोथ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई वुड सजेस्ट यू कि जो भी आप बोर्ड पे देखते हैं इनको अगर आप शॉर्ट में लिख पाएं तो दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं विच इज योर 20 जीके क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो अगर आपने न्यूज एनालिसिस अच्छे से देखा है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, पहले पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर विच इवेंट। सो वी नो दिस कि 1979 के अंदर में ये चीज हुई थी, और यहां पे कौन सा इवेंट हुआ 79 में, तो दैट वाज द इस्लामिक रेवोल्यूशन, जब मोनार्की को रिप्लेस करके क्या आ गया था आपका एक इस्लामिक रिपब्लिक क्रिएट करा गया था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसी पोआ।
JCPOA जो P5+1 और आपके ईरान के बीच में साइन हुई थी, स्टैंड्स फॉर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब देखिए मैंने बिना ऑप्शन देखे इनको आंसर किया, क्यों कर रहा हूं मैं ये, बिकॉज आई वांट कि आप भी हमेशा से करो कि अगर आपको कोई फुल फॉर्म आता है तो बिना ऑप्शंस को देख के करना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, यू वुड गेट कंफ्यूज। तो पहले हमेशा एक बार बिना ऑप्शंस को देखे ट्राई करिए, ट्राई टू रिकॉल, तो इट वुड बी मच इजियर फॉर यू। तो 2 का आंसर क्या है, बी है। थर्ड पे आ जाते हैं, इन विच ईयर डिड द यूएस विड्रॉ फ्रॉम द JCPOA अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो 2015 में साइन हुआ था और 2018 में ही विड्रू, तो यूएस विड्रू फ्रॉम द JCPOA इन 2018। फोर्थ पे आ जाते हैं, विच कंट्री कंसिडर्स ईरान इट्स ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो वो कौन सी कंट्री जो अपने जो ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानती है कि हम खत्म ही हो जाएंगे अगर ईरान को हमने न्यूक्लियर वेपन बनाने दिया। तो यहाँ पे इज ऑब्वियसली नॉट यूएस, इट्स नॉट तुर्की, इट्स नॉट सऊदी अरेबिया, इट इज द कंट्री ऑफ इजराइल, बिकॉज इट इज इजराइल जिसको ईरान ने आफ्टर 79 रेवोल्यूशन लिटिल सेटन डिक्लेयर कर दिया था। तो फोर्थ का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल सीक्रेट एजेंसी। इजराइल के सीक्रेट एजेंसी का नाम क्या है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करा है, बट जो पहली न्यूज है उसके अंदर में जो टर्म यूज करी है उन्होंने कि किसने बोला है, इजराइल के साइड से किसने बोला है कि वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल, वी आर स्टैंडिंग विद ईरान पॉपुलेशन, सो दैट इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ईरान ऑफ इजराइल एंड दैट इज योर मोसाद। ओके, सो मोसाद है, फिफ्थ का आंसर सी हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, द स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी फॉर इंटरमीडियरीज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो मैंने आपको एक ही सेक्शन याद करने के लिए बोला है जिसमें सेफ हार्बर प्रोविजन दिया हुआ है, दैट इज सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। तो सिक्स का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, तो अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फुल फॉर्म भी याद करना जरूरी है। इट स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए में यस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, 7 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु चेयर्स द प्रगति मीटिंग्स। प्रगति की जो मीटिंग्स होती हैं उसको चेयर कौन करता है, तो इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 8 का आंसर सी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडोनेशिया रिसेंटली रिप्लेस विच लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल फ्रेमवर्क विद अ न्यू क्रिमिनल कोड। इंडोनेशिया ने कौन से पुराने लॉज को रिप्लेस करके नया क्रिमिनल कोड कराया है, तो पहले ये आपके डच एरा के क्रिमिनल लॉज हैं। 80 ईयर्स अगो इंडोनेशिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द डच इन्फ्लुएंस, लेकिन फाइनली 80 ईयर्स लेटर उन्होंने अपने क्रिमिनल कोड को चेंज कराया। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच स्टेट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग रिस्टोरेशन ऑफ एमजी नरेगा। आई एम श्योर आपने रेजोल्यूशन क्या होता है वो समझ लिया होगा आज। तो नरेगा को रिप्लेस करने, रिस्टोर करने के लिए किस स्टेट एलए ने यहां पर रेजोल्यूशन पास करा है, सो दैट इज स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो 10th का आंसर बी है। 11th पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल सा है, सामने ही दिख रहा है आंसर। नरेगा को रिप्लेस करने के लिए कौन सी स्कीम आई है, तो वो आई है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, दैट इज द स्कीम वीबीजी राम जी। तो 11th का आंसर ए है। इन विच ईयर वॉज नरेगा लॉन्च। नरेगा किस ईयर में आया था, तो इट केम इन द ईयर 2005। तो 12th का आंसर हो जाएगा सी। अंडर द ओरिजिनल एमजी नरेगा विच कंपोनेंट वाज फंडेड 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन नरेगा में कौन सा वाला कंपोनेंट है जो देती थी। सो वी नो मटेरियल कॉस्ट 1/4 यहां पे स्टेट देती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव 1/4 देती थी, स्किल ट्रेनिंग भी यहां पे इसका कंपोनेंट वैसे है ही नहीं कोई, बट लेट्स अगर होता भी तो 1/4 यहां पे स्टेट लेती, इसमें 1/4 स्टेट थी, इसमें 1/4 स्टेट थी। वेज कंपोनेंट के अंदर में 100% आपका कौन दे रहा था, सेंटर दे रहा था। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 पे आ जाते हैं, The new VBG Ramji scheme requires states to contribute what percentage of fund? VBG Ramji scheme के अंदर में states को कितना contribute करना है, तो यहाँ पे VBG Ramji में 40% contribute करना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के केस में 90-10 करना है। तो 14 का आंसर सी। Which fundamental right did the court emphasize as being violated by illegal detention? अगर आप किसी को illegally detain करते हो तो कौन सा आर्टिकल violate होता है, बहुत सारे होते हैं, बट primarily it is the right to personal liberty। तो 15 का आंसर सी। 16 पे आ जाते हैं, द सेपरेटिस्ट प्लान टू नेम द प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट स्टेट एज। तो यहां पे यमन की बात चल रही है। ओके, यमन की बात चल रही है, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि क्या नाम रखेंगे साउथ यमन का, दे वुड कॉल एज साउथ अरेबिया। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। विच कंट्री बैक्स द सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। एसटीसी जो यमन में बनाई गई है उसको कौन बैक कर रहा है, तो दो कंट्रीज हैं यहाँ पे, सऊदी अरेबिया और यूएई जो साउथ यमन के साथ में थी, बट जो एसटीसी जो एक डिफरेंट कंट्री क्रिएट करना चाहता है उसको कौन बैक कर रहा है, सो इट इज बैक्ड बाय यूएई। 17 का आंसर है डी।
18th, हु करंटली कंट्रोल्स नदन यमन? नदन यमन को अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वी हैव रेड दिस, इट इज द ईरान बैक हूती रिबल्स जो अभी नॉर्थ यमन को कर रहा है। तो 18 का आंसर है सी। नेक्स्ट पे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की कैपिटल पूछी गई है। आई एम श्योर आपको उसकी करेंसी पता होगी, तो कमेंट्स में मुझे बताइए ईरान की करेंसी कौन सी है। टेल मी द करेंसी ऑफ ईरान। ओके, तो 19 का आंसर कि ईरान की कैपिटल क्या है, तो वो ऑब्वियसली तेहरान है। ये सब वहां की फेमस सिटीज हैं। 19 का आंसर ए है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल बॉडी सर्टिफाइड द इनिशियल कंप्लायंस ऑफ ईरान अंडर जेसीपोआ इन 2015? तो ये चीज मैंने डिस्कस नहीं करी थी, बिकॉज आई वांटेड कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए कि जब जेसीपोआ हुआ था तो उसके अंदर में ईरान प्रॉमिस कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहां पे स्टॉल कर देगा, यानी वो न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट नहीं करेगा, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए करेगा। तो जो भी इंटरनेशनल कंसेप्ट है, जो प्रोसीजर है, उसके अंदर में रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हो, सो देयर इज एन इंटरनेशनल एजेंसी विच हैज द राइट टू विजिट योर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। जो भी आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहां आप सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम करते हो, वहां पे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स आएंगे एंड दे कैन क्रॉस चेक कि यहां पे कोई डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है। और वो एजेंसी है IAEA, दैट इज IAEA which stands for International Atomic Energy Agency. Okay, so it's an important agency. So what you can do is you can read more about IAEA. ठीक है, तो 20th का आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 जी के क्वेश्चंस और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। तो आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज गिव अ थम्स अप इन ऑन द यूट्यूब चैनल, एंड आई होप कि ये पूरा जो सेशन है आपके लिए यूजफुल रहा हो। इन केस कोई फीडबैक है, कमेंट्स हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।